तो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त वाली आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो देखो, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था फर्स्ट कार्नेटिक वॉर की, वो कैसे स्टार्ट हुआ था, कौन कौन सी पार्टीज उसमें इन्वॉल्व थी और कैसे कैसे चीजें आगे हुई थी। ठीक है, वो बहुत ही स्टोरी फॉर्मेट में हमने चीजें समझी थी। आज भी बहुत मजा आने वाला है आपको, ठीक है, पहले की क्लास की तरह। और उसमें हम आज क्या समझे वाले हैं कि जो सेकंड कार्नेटिक वॉर था उसमें क्या क्या हुआ था, ठीक है, कौन कौन सी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व थी और कैसे पूरी जो ब्रिटिश और फ्रेंच की राइवलरी थी वो कैसे आगे चलेगी। ठीक है, अब ये जो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको चाहता हूं कि आप फर्स्ट वाला कार्नेटिक वॉर की वीडियो जरूर देखो, क्योंकि अगर वो देखोगे तो आपको ये वीडियो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी सी लिंक्ड है। ठीक है, और दूसरी बात, जब आप पहली वाली वीडियो देखोगे तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको समझ में आएगी, मतलब सीरीज में चल रही हैं चीजें, तो आपको मेंटेलिटी समझ में आएगी कि ब्रिटिश और फ्रेंच अब जो राइवलरी चल रही है वो किस मैटर पे चल रही है। ठीक है, वो आगे कहां तक सोच सकते हैं, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। तो आप प्लीज उसको जरूर देख लेना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे दूंगा। ठीक है, तो अब जो सेकंड कार्नेटिक वॉर है ना, वो स्टार्ट होता है 1749 से और 54 तक ये चलता है। अब देखो, जब फर्स्ट कार्नेटिक वॉर चल रहा था ना, तो हमने ही देखा था कि उसके एंड में आते आते ना, जो फ्रेंच का गवर्नर था ना, ड्यूप्लेक्स, उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है, क्यों बढ़ा था बहुत ज्यादा? पहला रीजन तो ये कि उसने ब्रिटिशर्स का जो फोर्ट था ना, फोर्ट सेंट जॉर्ज जो मद्रास में था, उसको कैप्चर कर लिया था। ठीक है, और दूसरा ये कि उसने अनवरुद्दीन की 10,000 की इतनी बड़ी सेना को अपनी मात्र 1,000 की सेना से हरा दिया था, बहुत बुरी तरीके से हरा दिया था। ठीक है, तो अब उसना कॉन्फिडेंस उसका ना नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया था। उसको लगने लगा था इंडिया की सेना ना दिखने में ही बड़ी है, इनके अंदर ना तो कोई स्किल्स है और ना ये बहुत ज्यादा ट्रेंड है। ठीक है, तो अगर मैं इनसे लड़ूंगा ना तो मेरा फायदा हो सकता है। वो कैसे? कि अगर मैं इनसे लड़ूंगा तो मैं जीत भी सकता हूं, चांसेस है कि मैं जीतूं, और अगर मैं जीत गया तो मुझे टेरिटरीज मिलेंगी। ठीक है, तो अब वो क्या कर रहा था, इंडियन प्रिंसेस या इंडियन जो मुगल्स थे उनके साथ लड़ने के बहाने ढूंढ रहा था। ठीक है, वो हर जगह पे ऐसे सोच रहा था कि कहां पे जाके मैं इनसे लड़ाई करूं, युद्ध करूं, तो ऐसे करके वो मौके ढूंढ रहा था। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब जो वहां पे क्या होता था कि जैसे इंडियन मुगल्स जो हुआ करते थे, उनमें भी आपस में कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज चलते रहते थे कि कभी कभी होता है कि भाई कौन नेक्स्ट गद्दी पे बैठेगा। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन इश्यूज चलता रहता वहां पे। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो ड्यूप्लेक्स था फ्रेंच गवर्नर, अब वो इस तरीके के इंटरनल मैटर में इन्वॉल्व होने लगा, किनके? इंडियन मुगल्स के बीच में। अब उसके बाद क्या होता है, ठीक है, तो यहां तक बात हमको समझ में आ गया। अब देखो, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे कैरेक्टर्स आएंगे, तो इसको बहुत ध्यान से समझना और बहुत मजा भी आने वाला है। ठीक है, तो अब क्योंकि वो इंटरनल मैटर में मतलब दखल अंदाजी करने के लिए बिल्कुल रेडी है, कौन? फ्रेंच का गवर्नर ड्यूप्लेक्स। ठीक है, वहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो, यहाँ पे एक जगह हुआ करती थी हैदराबाद, उसके एक निजाम थे जिनका नाम था निजामुल मुल्क। ठीक है, अब निजामुल मुल्क की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। अब जब इनकी डेथ होती है ना, तो फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन बनेगा निजाम। ठीक है, ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है। ठीक है, जब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई कौन बनेगा निजाम, तो वहां पे फिर दो नॉमिनीज निकल के आते हैं। ठीक है, एक तो होता है मुजफ्फर जंग। अच्छा, मुजफ्फर जंग कौन होता है? ये होता है ग्रैंडसन ऑफ निजाम। ठीक है, एक और नॉमिनी निकल के आता है और उसका नाम होता है नासिर जंग। अच्छा, नासिर जंग कौन होता है? ये होता है सेकंड सन ऑफ निजाम। ठीक है, एक बार वापस से रिकैप करते हैं। हैदराबाद, क्या वहां पे कौन था? निजामुल मुल्क, उसकी हो जाती है डेथ। क्वेश्चन अराइज होता है कौन बनेगा निजाम, दो नॉमिनीज निकल के आते हैं, एक होता है मुजफ्फर जंग जो कि कौन होता है? ग्रैंडसन होता है निजामुल मुल्क का। ठीक है, और दूसरा होता है नासिर जंग, जो कौन होता है? सेकंड बेटा, यानी कि बड़े बेटे से छोटा वाला बेटा जो होता है वो किसका होता है? निजामुल मुल्क का। तो ये दो नॉमिनी निकल के आते हैं कि कौन बनेगा नेक्स्ट निजाम। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो, एक मान लो कि एक राजा है, ठीक है, और उसके दो बेटे हैं। अब ये जो बड़ा वाला बेटा है ना, इसके भी दो बेटे हैं और इसके भी दो बेटे हैं। एक मिनट, अब मान लो कि ये जो राजा है ना, इसकी डेथ हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है किसी भी वजह से। तो अब आपको बताना है कि कौन बनेगा नेक्स्ट राजा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ऑब्वियस सी बात है, जो बड़ा वाला राजा है ना, ये जो बड़ा वाला राजा है ना, ये बनेगा नेक्स्ट राजा। ठीक है, तो ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। बट अब मान लो कि ये जो बड़ा वाला बेटा था ना, ठीक है, इसकी भी डेथ हो जाती है, तो अब कौन बनेगा राजा?
ये छोटा वाला बेटा नहीं, ये नहीं बनेगा। पहले क्या होगा कि जैसे इस राजा के दो बेटे थे, ठीक है, इसका एक बड़ा बेटा एक छोटा बेटा, तो पहले अब इस बड़े बेटे का नंबर आएगा, ठीक है, तो ये बनेगा नेक्स्ट राजा। अब उसके बाद मान लो ये भी, इसकी भी डेथ हो जाती है, तो फिर बनेगा ये वाला राजा। तो आप देख रहे हो कि बड़ा बेटा और उसकी फिर पूरी नेक्स्ट जनरेशन तब तक चल रही जब तक कि वो पूरे एकदम खत्म नहीं हो जाते, और फिर कहीं बाद में जाके आता है सेकंड बेटे का नंबर। तो इस वजह से क्या होता था कि पहले के टाइम में जो चाचा भतीजे होते थे ना, इनमें अलग ही राइवलरी चल रही होती थी। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे इन दोनों में भी वही रिलेशन है, चाचा और भतीजे का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या राइवलरी चल रही है कि भाई कौन नेक्स्ट गद्दी पे बैठेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गई चीज। अब इसके अलावा एक और रीजन था जिसका नाम था कार्नेटिक। कार्नेटिक में उस वक्त टाइम पे जो नवाब थे वो थे दोस्त अली। अब यहाँ पे भी सेम चीज होती है कि यहाँ पे दोस्त अली की क्या होती है, डेथ हो जाती है, और वहां पे क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि कौन बनेगा नवाब, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आपको सबको? अगर आपको समझ में आ गया या फिर आप नोट करना चाहते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे भी पता है दो नॉमिनीज निकल के आते हैं। एक होता है चांद साहिब, ठीक है, एक चांद साहिब होता है। अच्छा, कौन होता है चांद साहिब? ये होता है सन इन लॉ, सन इन लॉ ऑफ दोस्त अली, ठीक है। एक और नॉमिनी निकल के आते हैं, ठीक है, और वो कौन होता है? अनवारुद्दीन, ठीक है, जो निजाम बने ही रहना चाहता था, ठीक है। तो यहां पे दो नॉमिनी निकल के आए। अब देखो मैंने आपको बताया था ना कि फ्रेंच का जो गवर्नर था ड्यूप्लेक्स, वो बस कोशिश कर रहा था कि कैसे भी करके इनके इंटरनल मैटर में छेड़छाड़ करते हैं जिससे कि हमें इनसे लड़ने का मौका मिले, क्योंकि अगर लड़ने का मौका मिलेगा तो हमें क्या मिलेगी? टेरिटरी। और वो क्यों मिलेगी? क्योंकि हम जीतने वाले हैं, क्योंकि हमारी जो ट्रेन सेना है, जो हमारी स्किल्ड फोर्स है, वो बहुत भारी पड़ेगी इंडियन सेना पे, ठीक है। तो ये सब चीजें चल रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि जो फ्रेंच आर्मी थी या फिर फ्रेंच जो लोग थे, उन्होंने सपोर्ट करना स्टार्ट करा, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जो हैदराबाद वाला रीजन था ना, तो उधर तो क्या करा, ये जो मुजफ्फर जंग है ना, इसको सपोर्ट किया, और कार्नेटिक वाला जो रीजन था ना, यहाँ पे चांद साहिब को सपोर्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रेंच कंपनी, ठीक है। तो जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने क्या किया, यहाँ पे मुजफ्फर जंग को सपोर्ट किया और चांद साहिब को सपोर्ट किया। अब ये सारी चीजें कौन देख रहे थे? ब्रिटिशर्स। कि अच्छा भाई फ्रेंच तुम ये कर रहे हो, तो समझ में आ रहा है हमें कि क्या करना चाह रहे हो तुम, ऐसे वैसे। तो फिर ब्रिटिशर्स भी कूद पड़ते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिशर क्या करते हैं? ब्रिटिशर यहाँ पे इसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, नासिर जंग को। कौन सी साइड में? हैदराबाद से साइड में, ठीक है। और जो दूसरी वाली साइड थी कार्नेटिक वाली, उसमें सपोर्ट करते हैं अनवारुद्दीन को, ठीक है। तो यहाँ पे कौन आ जाता है इन दोनों को सपोर्ट करने के लिए? ब्रिटिशर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वापस से मतलब टीम सी बन गई है, ठीक है। अब दोनों में एक तो फ्रेंच है और ब्रिटिशर्स है, और वो दोनों क्या हो गए? आमने सामने। तो मतलब कुछ इस तरीके से स्टार्टिंग हो जाती है सेकेंड कार्नेटिक वॉर की, क्योंकि अब टीम बढ़ गई है, अब ऑब्वियस सी बात है लड़ाइयां तो होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इनको ये क्या पता है, मतलब जैसे अगर अलायंस फॉर्म कर लेते हैं ना, तो ये बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं, आप लड़ो, ठीक है। ये भी यही चीज बोलेंगे, तो अब क्या होगा? युद्ध होगा। तो ये होती है सेकेंड कार्नेटिक वॉर की स्टार्टिंग, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई? अगर आप लोग नोट बनाना चाहो, ठीक है, अगर आप इस तरीके से, क्योंकि आपके लिए भी हैंडी होगा चीजों को रिवाइज करने के लिए, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। मैं साइड में हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो फिर आगे क्या होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कार्नेटिक रीजन की, ठीक है। जब ये सारी चीजें हो गई, अलायंस फॉर्म हो गई, ठीक है, तो अब क्या होगा कि तो क्या होता है, देखो फ्रेंच जो आर्मी होती है ना, उसने वो क्या करती है, कार्नेटिक में क्या करती है? अनवारुद्दीन को मार देती है, ठीक है। फ्रेंच जो होते हैं वो क्या करते हैं? अनवारुद्दीन को मार देते हैं, और फिर फ्रेंच की हेल्प से कौन बनता है नेक्स्ट नवाब? ये चांद साहिब, ठीक है। कार्नेटिक का नवाब बनता है चांद साहिब, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। और ये जो पूरी बैटल हुई थी ना, इसको कहते हैं बैटल ऑफ अंबुर 1749, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कार्नेटिक रीजन की, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं हम? हैदराबाद वाले रीजन में भी चलते हैं और जानते हैं कि हैदराबाद में क्या हुआ था। तो देखो अब हैदराबाद में क्या होता है कि जो फ्रेंच आर्मी होती है ना, वो हैदराबाद में पहुंच जाती है, और वो क्या करती है फिर, जो वहां पे वो थे अपने नासिर जंग, ठीक है, उसको क्या करती है? वो मार देती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिख देते हैं नासिर जंग, ठीक है। अगर नासिर जंग को मार देती है तो फिर अब नेक्स्ट निजाम कौन बनता है? मुजफ्फर जंग, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। अब लेकिन जो ये मुजफ्फर जंग होता है ना, ये कुछ टाइम बाद में ये क्या होती है, इसकी भी डेथ हो जाती है।
कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से, ठीक है। फिर जब इसकी इंटरनल मतलब इसकी डेथ हो जाती है तो फिर फ्रेंच का एक नया गवर्नर जनरल आता है और उसका नाम होता है बुशी। फिर फ्रेंच का नया गवर्नर जनरल आता है बुशी, और वो क्या करता है कि जो फाइनली फिर जो गवर्नर बनाता है, जो नवाब बनाता है ये यहाँ का हैदराबाद का, वो बनाता है किसको? सलाबत जंग को। ठीक है। अभी जो बुशी है ना वो इंडिया के अंदर 7 साल रहा और इसने पॉलिटिकल और मिलिट्री सपोर्ट पहुंचाया किसको? सलाबत जंग को। ठीक है। अब इसके बदले क्या होता है कि जो सलाबत जंग है ना, तो पॉलिटिकल और मिलिट्री सपोर्ट के चलते ये जो सलाबत जंग है वो क्या करते हैं, नॉर्दर्न सरकार के जो मतलब इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स है ना वो किसको दे देते हैं? फ्रेंच आर्मी को दे देते हैं, यानी कि जो वो बुशी था उसको दे देता है। ठीक है। तो ये जो पूरा एरिया देख रहे हो आप, ये सारा का सारा किसके पास चल जाता है? फ्रेंच के पास चल जाता है। अब ये फ्रेंच के पास चल जाता है तो क्या होता है? ब्रिटिशर्स को चिंता होने लगती है। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे ऑलरेडी बंगाल में करके मतलब कब्जा करके बैठे होते हैं, मतलब उनकी टेरिटरी बंगाल बन चुकी होती है, लेकिन वो चाहते हैं कि नीचे वाला एरिया भी यहाँ पे हमारा हो। क्यों हो? क्योंकि नॉर्दर्न सरकार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि यहां से जो एक्सपोर्ट है वो भी बहुत अच्छे से हो सकता था और ट्रेडिंग वाली जो एक्टिविटीज थी जितनी वो भी बहुत ज्यादा स्मूथली हो सकती थी, क्योंकि ये कोस्टल एरिया है। ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे आपको मिनरल्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि कोस्टल एरिया होने की वजह से बहुत ज्यादा ये लैंड फर्टाइल होता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे एडवांटेज की वजह से ये वाली जो लोकेशन है ये सारी किसके पास चली गई थी? फ्रेंच के पास। और अभी ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ये हमें मिले। ठीक है। तो अब क्या होता था कि ब्रिटिशर्स को समझ नहीं आता था कि कैसे किया जाए, तो ब्रिटिशर्स बुलाते थे रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक है। जब रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटिशर्स बुलाते थे तो रॉबर्ट क्लाइव से पूछते थे कि भाई देखो पूरी ऐसी ऐसी सिचुएशन है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, तो आप कुछ बताओ। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है? एक प्लान बताता है उनको। और वो प्लान क्या होता है? रॉबर्ट क्लाइव कहता है कि एक काम करते हैं कि जो आर्कोट है ना, आर्कोट क्या है? कार्नेटिक की कैपिटल। रॉबर्ट क्लाइव कहता है कि हम क्या करेंगे? आर्कोट पे हमला करेंगे, यानी कि अटैक करेंगे आर्कोट पे। अच्छा, क्यों करेंगे अटैक? क्योंकि अगर हमने कार्नेटिक की कैपिटल यानी कि आर्कोट पे हमला किया तो फ्रेंच आर्मी आएगी। ठीक है। पूरी एकदम फ्रेंच आ जाएगी और वो क्या करेंगे? हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करेंगे, हमें रोकने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और ये क्या काम करेगा? हमारे लिए एक तरीके से डाइवर्जन का काम करेगा, यानी कि उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो ऐसा ही हुआ, प्लान बिल्कुल सही चला। तो ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव क्या कहता है कि मैं आपको प्लान बताता हूं, आर्कोट पे हम क्या करेंगे? हमला करेंगे। आर्कोट क्या थी? कार्नेटिक की कैपिटल थी, और ये क्या करेगा? डाइवर्जन का काम करेगा। ठीक है। उनका ध्यान उसमें लग जाएगा और रॉबर्ट क्लाइव क्या करेगा कि यहाँ पे आके जो चांद साहिब थे ना उसको वो मार देगा। ठीक है। तो ये पूरा प्लान था किसका? रॉबर्ट क्लाइव का। अब ये पूरा प्लान बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है। वो क्या करते हैं? फ्रेंच आर्मी आ जाती है पूरी यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे क्या करती है? फ्रेंच आर्मी आ जाती है। फ्रेंच आर्मी आ जाती है और वो अपनी पूरी जितनी भी सेना होती है ना सबको इकट्ठा कर लेती है। ठीक है। मद्रास से और सारी जगह से इकट्ठा करके आ जाती है, क्योंकि इनको रोकना होता है। उनको नहीं पता होता ना कि एक तरीके से पूरी चाल है रॉबर्ट क्लाइव की, तो वो आ जाती है। अब जो वो पूरे एकदम बिल्कुल एकदम डिफेंस, पूरे एकदम रोकने में लगे हुए थे, और यहाँ पे क्या कर रहे थे? ब्रिटिशर्स केवल डिफेंस खेल रहे थे। ठीक है। वो केवल अपने आप को डिफेंड कर रहे थे, बाकी कुछ नहीं भी कर रहे थे, लेकिन उनको लग रहा था ये तो शायद हमारे साथ युद्ध कर रहे हैं, हमारे पूरे एकदम आर्कोट को पूरा बर्बाद कर देंगे, ये पूरा एकदम उन्होंने ये सोच रखा था फ्रेंच वालों ने। तो सब चीजें ऐसी चली बिल्कुल प्लान के अकॉर्डिंग, और क्या करा? रॉबर्ट क्लाइव आए और इस पे अटैक कर देते हैं। किसके ऊपर? चांद साहिब के ऊपर। अब जब चांद साहिब के ऊपर अटैक करते हैं तो फिर नेक्स्ट नवाब किसको बना दिया जाता है? मोहम्मद अली को। ठीक है। तो पूरा इनके बाद कौन बनता है नेक्स्ट नवाब? मोहम्मद अली। ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब ये पूरा एकदम सिस्टम था। ठीक है। जिसके थ्रू क्या हुआ? रॉबर्ट क्लाइव ने पूरा एकदम वापस से चीजें कंट्रोल करना स्टार्ट करी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे फ्रेंच गवर्नर थी एक, तो फ्रेंच गवर्नमेंट, ठीक है, और दूसरी और थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है। अब ये दोनों लड़ तो रहे थे। ठीक है। मतलब कि कौन सी टेरिटरी को लेगा? ये कार्नेटिक की रीजन मेरा है, ठीक है, या फिर नॉर्दर्न सरकार वाला मुझे मिल गया तो नहीं, तुम्हें नहीं मिलना चाहिए। तो मतलब बहुत सारी इस तरीके की चीजें चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और ये दोनों एक दूसरे को नीचे पुल करने में लगे हुए हैं। ठीक है। किसी भी तरीके से।
अब यहाँ पे चीजें चल तो रही थी लेकिन एक तरीके से अनऑफिशियल था। क्यों अनऑफिशियल था? क्योंकि हमने देखा था फर्स्ट वाले कार्नेटिक वॉर में कि इन लोगों ने एक ट्रीटी साइन करी थी, ब्रिटिशर्स ने और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कि अब जो है हम युद्ध नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, एक समझौता कर रहे हैं, एक ट्रीटी साइन कर रहे हैं जिसमें कि हम क्या होगा, एक एग्रीमेंट कर रहे हैं कि आप हमें ये वाली टेरिटरी वापस कर दो और हम आपको ये वाली टेरिटरी वापस कर देंगे। तो ये हुआ था फर्स्ट वाले कार्नेटिक वॉर में। तो उनको वही याद आया कि चलो ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक जो भी कर रहे हैं सारी अनऑफिशियल चीजें, तो इन लोगों ने वापस से टेक ऑफ मतलब बैक ऑफ करने की कोशिश करी। तो फिर क्या करती है फ्रेंच गवर्नमेंट, जो ड्यूप्लेक्स है, ठीक है, उसको वापस बुला लेती है फ्रेंच गवर्नमेंट और फिर उसकी जगह किसको भेज देती है, गोडेहू को। ठीक है, गोडेहू को भेज देती है। अब उसमें क्या होता है, गोडेहू क्या करता है, यहाँ पे एक ट्रीटी साइन करता है, फ्रेंच मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उनके साथ एक ट्रीटी एग्रीमेंट साइन होता है और उसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी जो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी है इसके अकॉर्डिंग ये कि अब जो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच है वो इंडियन मुगल्स या फिर इंडियन प्रिंसेस के इंटरनल मैटर में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। इस ट्रीटी से इन्होंने ये डिसाइड किया। ठीक है, अब यहां तो देखो, अब इसके बाद हमने दो रीजन पढ़े थे, एक तो हैदराबाद, ठीक है, और कार्नेटिक हम पढ़ रहे थे ना स्टार्टिंग से। तो बिल्कुल एंड तक आते आते हैदराबाद का तो कौन बना था, सलाबत जंग। ठीक है, सलाबत जंग जो था यहां का कौन बन गया था, नवाब। ठीक है, और अगर कार्नेटिक की बात करें तो कार्नेटिक का यहां पे कौन बन गया था, ठीक है। अभी जो हैदराबाद वाला रीजन था ना, ये किसके कंट्रोल में था, ये था फ्रेंच के कंट्रोल में। ठीक है, ये था फ्रेंच के कंट्रोल में। ठीक है, और ये जो कार्नेटिक वाला रीजन था ना, ये था ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में। तो ये पूरा रहा और इसके साथ खत्म होती है हमारी सेकेंड कार्नेटिक वॉर। तो ये पूरा रहा सेकंड कार्नेटिक वॉर की पूरी एकदम चीजें कि कैसे कैसे चीजें हुई थी, कैसे कैसे ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हुई आखिरी में, और फिर जाके इन लोगों ने ये समझौता किया कि हम जो है अब इंडियन मुगल्स के जो इंटरनल इश्यूज होते हैं उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद जो आखिर में हमने देखा कि कैसे कार्नेटिक और हैदराबाद की लड़ाई चल रही थी वहां पे इंडियन प्रिंसेस की। तो उसके बाद क्या हुआ, सलाबत जंग जो होता है वो नेक्स्ट नवाब बन जाता है हैदराबाद का, जो कि हैदराबाद किसकी टेरिटरी होती है, एक्चुअल में फ्रेंच के कंट्रोल में होती है। और दूसरी ओर जो कार्नेटिक वाला रीजन था वहां पे मोहम्मद अली जो होते हैं वो नेक्स्ट नवाब बन जाते हैं। ठीक है, और वो कार्नेटिक के बनते हैं, और ये जो कार्नेटिक रीजन है वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। ठीक है, तो ये है पूरे एकदम चीजें। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी और हमने बहुत ज्यादा उसको कंसाइज वे में समझने की कोशिश की है। ठीक है, अभी बेसिकली समझा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में आपको इसलिए भी हेल्प करता है ये कि आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे चीजें हो रही हैं और कैसे पूरे ब्रिटिशर्स और फ्रेंच जो है इनके मेंटेलिटी काम कर रही है। ठीक है, इंडियन टेरिटरीज को लेके, ठीक है, ये करना क्या चाह रहे हैं। तो एक्चुअल में हम जो पूरे एकदम सीरीज चला रहे हैं, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि चीजों को ऐसे समझे जैसे कि हमारे को बिल्कुल स्टोरी पता है। ठीक है, तो एकदम स्टार्टिंग से लेकर अगर एंड तक चलेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपको हर एक इवेंट के पीछे की पूरी कहानी पता होगी, जिससे कि आप चीजें कभी भूलोगे नहीं। और इसके अलावा जब आप इनको पढ़ लोगे ना तो उसके बाद हम क्वेश्चंस भी करेंगे ना, तो आपको बहुत जल्दी रिलेट करके आप मतलब इजीली क्वेश्चन के आंसर कर पाओगे। प्लस स्टेटमेंट वाले जो ऑप्शन होते हैं ना, जैसे वन वर्ड के होते हैं एक तो ऑप्शन, या फिर अगर कभी कभी स्टेटमेंट में क्वेश्चंस आ जाते हैं तो फिर वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि आपको पूरे पीछे की बैकग्राउंड पता है कि कैसे कैसे चीजें हुई थी। ठीक है, तो ये थी पूरी सेकंड वॉर ऑफ कार्नेटिक। ऑलराइट, तो इसी तरीके के जीके जीएस, करंट अफेयर अपडेट्स, जॉब वैकेंसी अपडेट्स, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और कॉम्प्लेक्स इश्यूज के एनालिसिस पाने के लिए चैनल से जुड़ना मत भूलना, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके। और साथ ही आप लोगों को क्या करना है, GK24 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, क्या क्या, करंट अफेयर, उस करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे अटेम्प्ट करने को, डेली अपडेट्स आते हैं, और साथ ही में आपको ये दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बहुत सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे कॉन्टेंट मिलेगा आपको, दैट इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, एब्सोल्युटली डिजाइन फॉर यू। ठीक है, तो आप जरूर इसको चेकआउट करना, डाउनलोड करना और इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट निकाल लेना। तो आई होप आपको क्लास पसंद आएगी। ठीक है,
पसंद आई होगी, और इफ यस तो आप जुड़ना मत भूलना मेरे से नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि हम उसके बाद आगे वाले इवेंट्स देखेंगे और सभी को बिल्कुल एकदम स्टोरी फॉर्मेट में पढ़ेंगे और एक भी चीज मिस नहीं करेंगे, ठीक है। और कहां तक पहुंचेंगे, जब तक कि हमारा इंडिया आजाद नहीं हो जाता। तो उम्मीद है आपको ये जो पूरे एकदम सेशन है आपको पसंद आया होगा। तो चलिए फिर मैं मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।